जब स्क्रीन पर रेड जोन लाल बत्ती चमक रही थी, वहीं बीप की आवाज आ रही थी। अनिका सबसे आगे थी। उसके पीछे कुटिले सुहानी डिपार्टमेंट के बाकी टीम मेंबर्स भी अब सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस रास्ते से जो जमीन के अंदर धंस रहा था, वह रास्ता पहले से भी ज्यादा सकरा दिखाई दे रहा था। दीवार पर लगी धातु की पाइपलाइन से कभी भाप निकलती और कुछ सेकंड के लिए सामने का रास्ता धुंधला कर देती। अनिका ने हाथ उठाकर सभी को रुकने का इशारा किया। उसने सामने देखा और एक छोटा सा दरवाजा था, लेकिन दरवाजे के ऊपर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लाल निशान बना था। अनिका ने धीरे से कहा, यही है। कोटिले ने पूछा, आपको कैसे पता? अनिका ने दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि जिसने इसे छिपाया है, इससे छिपाने की जरूरत से ज्यादा कोशिश की गई है। कुटिले कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनिका ने दरवाजा धड़ाम से खोल दिया। वहीं दरवाजा खुलते ही नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देने लगी। एक ही, दो, तीन नहीं, बल्कि सीढ़ियों की काफी नीचे तक जा रही थी। सुहानी ने नीचे झांक कर कहा, ये तो इस बेसमेंट से भी नीचे जा रही हैं। अनिका ने अपनी घड़ी देखी, समय आप 20 मिनट बाकी। उसने बिना समय गवाए ही कहा, चलो। तभी तेजी से नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जाते हवा उतनी ही ठंडी होती जा रही थी। अचानक टन, नीचे कहीं कोई भारी चीज गिरी। सभी रुक गए। अनिका ने अपनी उंगली आप होठों पर रखी। शांति। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर बहुत धीमी आवाज आई, बचाओ। सुहानी की आंखें फैल गई। मैडम, आवाज अंदर से आ रही है। अनिका पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। सामने एक बड़ा सा कमरा था। कमरे की दीवारें कांच और धातु से बनी थी। कुछ मशीनें लगातार चल रही थी और कमरे के बीचों बीच 2 साइंटिस्ट जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर जगह जगह मेडिकल सेंसर लगे हुए थे। वे पूरी तरह से बेसुध थे। ये देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन सबसे भावपूर्ण दृश्य उनके सामने था। एक तीसरा व्यक्ति उनके पास खड़ा था, जिसने वही साइंटिस्ट वाला कोट पहना हुआ था। अनिका को समझने में देर नहीं लगी कि शायद तीसरा यही व्यक्ति है। उसके हाथ में एक उपकरण था। वह उपकरण दोनों उन वैज्ञानिकों के शरीर से जोड़ रहा था और कुछ सेकंड में चटाक, हल्की बिजली उनके शरीर से गुजरती। डिपार्टमेंट के कई लोग वहीं जम गए। कोटिला ने मुंह से निकला, ये क्या है? सुहानी का चेहरा भी सख्त हो गया, लेकिन अनिका ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी नजरें उस व्यक्ति पर थी। उसकी चाल, उसका शरीर, उसकी आंखें, सब कुछ अनिका कुछ ही समय में कैलकुलेट कर चुकी थी। सब कुछ देखकर अनिका समझ चुकी थी, ये व्यक्ति खुद अपने होश में नहीं है, जैसे ऊपर वाला वो व्यक्ति। अनिका ने एक तेज कदम के साथ आगे की तरफ बढ़ी। अगले ही पल अनिका बिजली की गति से उसके पास पहुंची और उस व्यक्ति ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अनिका उससे पहले ही उसके पीछे पहुंच चुकी थी। उसने उसकी गर्दन पे एक खास प्रेशर पॉइंट पर अपनी उंगलियां रखी और नियंत्रित दबाव डाल दिया। उस व्यक्ति का शरीर अचानक से ढीला पड़ गया। उसकी आंखें बंद हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम। सुहानी दौड़कर आगे आई। मैडम, अनिका ने तुरंत कहा, इसे नुकसान मत पहुंचाना, ये कंट्रोल में है। कोटिले ने हैरानी से पूछा, कंट्रोल में? अनिका ने उस व्यक्ति की गर्दन और कान के पीछे लगे छोटे से डिवाइस को देखा। इसके नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है। वह कुछ क्षण रुकी। ये खुद फैसला नहीं कर सकता, शायद ये भी उसी तरह कंट्रोल में है। डिपार्टमेंट के लोग तुरंत दोनों वैज्ञानिकों के पास पहुंचे, जो जमीन पर बेसुध हुई हालत में जमीन पर थे। कांच का कंटेनर अब खोला गया, जो कि जमीन पर ही रखे हुए थे। दोनों को बाहर निकाला गया और एक मेडिकल टीम ने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट लगाया। अनिका ने दोनों को नब्ज चेक करी। ये दोनों जिंदा है। सुहानी की सांसें कुछ सामान्य हुई। उसे एक बात बिल्कुल नहीं समझ आई। जब पहले 2 नॉर्मल थे, उसके बाद 2 पूरी तरह से कंट्रोल में थे, और अब जो ये 2 मिले हैं, ये ना तो कंट्रोल में हैं और ना सामान्य स्थिति में है। तो ऐसा क्यों? हम इन्हें बाहर ले जा सकते हैं। अनिका ने घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 15 मिनट बाकी थे। उसने तुरंत कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सभी लोग बाहर की तरफ चलो। दोनों वैज्ञानिकों को अब सपोर्ट देकर टीम आगे बढ़ रही थी। वहीं तीसरे को भी पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाया जा रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे देखा। कमरे के दूसरे हिस्से में एक और कांच का इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया था। अंदर तीसरा वैज्ञानिक, वह भी पूरी तरह से सिस्टम से जुड़ा हुआ था, जो कि वहां पर बेसुध हालत में था। उसकी आंखें खुली और लेकिन उसकी नजर स्थिति बिल्कुल असामान्य थी। वह सीधे अनिका को देख रहा था, जिसे कुछ समय पहले ही अनिका ने पूरी तरह से उस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर निकाल दिया था।
लेकिन अचानक फिर से वह डिवाइस एक्टिव होने लगा। उसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि वह फिर से अब अपनी उन सब चीज़ों को छोड़कर वैसे ही बर्ताव करने लगा। अनिका ने धीरे से उसके पास गई। तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक ही बात। उसकी आंखें अनिका की पर टिकी थी। अनिका ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसकी गर्दन के पास लगे डिवाइस को देखा। वह समझ गई, ये भी कंट्रोल में पूरी तरह से हो चुका है। शायद इतना कि इसे बाहर निकालने के बाद भी ये कंट्रोल में हो गया है। अनिका ने तुरंत उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। कुछ ही क्षणों में उसकी उंगलियां बंद हुई और शरीर ढीला पड़ गया। वह जमीन पर गिरने लगा। कोटिले ने उसे संभाल लिया और एक और मिल गया। अनिका ने कहा, हमने 6 को ढूंढ लिया है, अब हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। वहीं तीनों वैज्ञानिकों को टीम ने संभाल कर ऊपर की तरफ लेकर आई। अनिका सबसे आगे चल रही थी, पीछे सुहानी और बाकी लोग भी। रेड जोन की आवाज़ अब और तेज होती जा रही थी, बीप बीप की आवाज़। अनिका ने घड़ी की तरफ देखा, उसमें 12 मिनट थे। सभी ने तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। धड़ाम 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 उसके पीछे का दरवाजा अपने यहाँ बंद हो गया। सभी रुक गए। सुहानी ने पीछे देखा, मैडम रास्ता बंद हो गया है, क्या किया जाए? अनिका ने दरवाजे को देखा, लेकिन उसने घबराने की बजाय अपनी घड़ी पर कुछ दबाव डाला। दूसरा रास्ता? कोटिले ने पूछा, आपको कैसे पता? अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि कोई इतना बड़ा बेसमेंट सिर्फ एक एग्जिट के भरोसे नहीं होता। वह आगे बढ़ी और चलो मेरे साथ। और तभी अचानक पूरा बेसमेंट शांत हो गया। मशीनों की आवाज़ बंद हो गई, लाल बत्तियां बंद हो गई, सिर्फ अंधेरा। सुहानी ने फुसफुसाकर पूछा, ये क्या हुआ? अनिका ने हाथ उठाकर सभी को रोक दिया। अंधेरे में कहीं दूर से एक आवाज़ गूंजी, बहुत धीमी आवाज़ लेकिन शांत, लेकिन पूरे बेसमेंट में साफ सुनाई दे रही थी। तुमने तीनों को ढूंढ लिया है, यानी कि तुमने 6 साइंटिस्ट को ढूंढ लिया है। सभी के कदम रुक गए। अनिका के आगे सिकड़ गई। आवाज़ फिर आई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सभी तुम्हारा असली लक्ष्य थे? अनिका ने अब चारों की तरफ देखा, कोई दिखाई ही नहीं दिया। फिर सामने एक बड़ी सी स्क्रीन अचानक से चल उठी। उस पर सिर्फ एक शब्द नहीं रखा था, रेड जोन। उसके नीचे कंडक्ट डाउन 13.32 सारांश। वही नीचे काउंटिंग डाउन चल रहा था, जहाँ पर लिखा था 10:32। अनिका का चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था ये सिर्फ वैज्ञानिकों को बचाने का मिशन नहीं था। किसी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचने दिया, इसका मतलब ये एक ट्रैप था। लेकिन अनिका सारी चीज़ों को देखकर हंसने लग गई। अपनी ही पर हाथ रखकर अनिका ऐसे इतरा रही थी मानो इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो रेड जोन मारवा हाउस के लिए बिछाया गया था, अनिका पूरी तरह से सारी तैयारी करके यहाँ तक आई थी। अनिका उस व्यक्ति को देखना चाहती थी, आखिर वह व्यक्ति और कितना नीचे गिर सकता है, आखिर कौन है? ये सब भी अनिका के दिमाग में चल रहा था। अनिका ने कहा, मैं आराम से बैठ जाती हूँ और मैं भी तो देखूँ तुम्हारी काउंटिंग, तुम्हारा रेड जोन, और तुम इतनी बड़ी बड़ी डीके कब से हाँक रहे हो? किसी ना किसी के थ्रू तुम सामने क्यों नहीं आते? अगर तुम में दम है तो। नहीं, फिर मेरे सामने ये लुका छिपी का खेल तो बिल्कुल भी मत खेलो। इस पर उस व्यक्ति की एक हंसी वाली आवाज़ अनिका के कानों तक आ रही थी। अनिका समझ गई थी ये रिकॉर्डिंग है, काफ़ी पुरानी भी हो सकती है और काफ़ी नई भी हो सकती है। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन थी वो रिकॉर्डिंग। अनिका ने अब इधर उधर देखा, जहाँ भूमिका के माथे पर पसीने आ चुके थे, क्योंकि उसका पूरा परिवार रेड जोन के अंदर था, क्योंकि वो सच में ही काउंटिंग चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अनिका इतनी रिलैक्स क्यों है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या अनिका को किसी और की कोई भी जिंदगी की खबर क्या करने वाली है अनिका? क्या अनिका का कोई ऐसा जाल जो अनिका ने उसके लिए बुना है, या फिर अनिका रेड जोन से अपनी फैमिली को बचा पाएगी? इन सभी के सवालों के जवाब आपको सार्थक स्टोरी FM पर सुनने को मिलेंगे। बोर्न टू लव के कल एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा @सारांश स्टोरी FM पर। बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ बोर्न टू लव स्टोरी को भी सुनकर ज़रूर देखना। बहुत ही प्यारी है चुलबुली सूबी की, जो काफ़ी नटखट है और काफ़ी बचकानी हरकतें, बचकानी बातें करती है। आपको काफ़ी अच्छी लगेगी वो लव स्टोरी, तो प्लीज़ आप सारांश स्टोरी FM पर विजिट करें और स्टोरी का आनंद लें।